फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ समझा रहे हैं, हम लोग लेके चले क्या, न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का रेशियो, और कहते हैं क्या समय के साथ क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन में अगर साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियस का रेशियो दे दिए तो आप क्या कहेंगे, समय के साथ क्या होगा, घटेगा? नहीं, समय के साथ ये बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, डिनोमिनेटर फिक्स और नॉमिनेटर बढ़ रहा है, तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो अकॉर्डिंगली देख लेना है, ठीक है। ओवरऑल हम लोग को क्या समझना है कि जिस रफ्तार से जिस रेशियो में साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है उस रेशियो में न्यूक्लियस बढ़ पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ पा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस इज लूजिंग कंट्रोल ओवर साइटोप्लाज्म। तो ये एक रीजन था। दूसरा रीजन क्या था, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो। तो हम लोग क्या देखते थे, ये घट रहा है विद टाइम, क्योंकि वॉल्यूम जिस रफ्तार से बढ़ता था साइटोप्लाज्म उस रफ्तार से, देखिए क्या कहते हैं, सरफेस एरिया उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाता। इसी वजह से क्या होता था, अंदर में रिक्वायरमेंट ज्यादा लेकिन ट्रांसपोर्ट होने का मीडियम छोटा पड़ रहा था। तो कैसे सस्टेन करेगा, सप्लाई है ही नहीं, मटेरियल का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, अंत में क्या करना पड़ता है, कंपनी बंद करना पड़ता है, तो सेल को अपने आप को बंद करना पड़ जाएगा, दैट मींस डेथ। जिससे बचने के लिए क्या करना होगा, सेल डिवीजन। तो इसी को पलट दीजिए, अगर वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया रेशियो रखा जाए तो क्या हो जाएगा, समय के साथ बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं रखना है कि ये रेशियो दे दिया, बिना सोचे समझे ये बढ़ ही जाएगा, बिना सोचे समझे ये घट ही जाएगा। अप्लाई करना है ब्रेन और देखना है कि समय के साथ होता क्या है इसमें, इस बात को याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और किस पे आ गए थे, माइटोसिस में, और उसके डिफरेंट स्टेजेस को हम लोग बारी बारी से देख रहे थे, जिसमें कि G1, S और G2 फेज के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन मिला था, है ना। G1 फेज में क्या होगा ये पता चला था, S फेज में क्या होगा ये देखे थे, G2 फेज में क्या होगा ये भी देखे थे। अब यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi during G1 phase, AS phase, G2 phase। इन फेजेस के दौरान इन पे क्या असर पड़ेगा, तो होगा क्या, इन फेजेस के दौरान ये क्या होंगे, G1 फेज के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस का जरूरत पड़ेगा, सेल बढ़ेगा ना, मटेरियल को जमा करना है, सेल को अपने लिए यूजफुल मटेरियल्स चाहिए, तो गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब क्या होंगे, एक्टिव होंगे ज्यादा। तो G1 फेज में ये क्या हो जाएंगे, ER एंड गोल्जी, G1 फेज वेरी एक्टिव, ठीक है। अब आइए एस फेज में, इस फेज के दौरान गोल्जी एंड ER का क्या काम, इस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होना है, और डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी वो पहले ही करके रखता है। ऐसा थोड़ी है कि कल एग्जाम है तो कल ही हम पढ़ेंगे, इसके पहले नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं करते। हम एग्जाम की तैयारी पहले करके रखते हैं, जिस दिन एग्जाम है उस दिन जाके एग्जाम देते हैं, है ना। और अगर ऐसा नहीं किए तो एग्जाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरा तैयारी नहीं है। उसी तरीके से जब एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होना है, डीएनए रेप्लिकेशन होना है, तो प्रिपरेशन पहले करेगा कि उसी समय करेगा, पहले करेगा। इसीलिए एस फेज के दौरान, है ना, ER एंड गोल्जी ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे, नॉट मच एक्टिव। अब G2 फेज, गिने चुने मटेरियल्स को तैयार करने का जरूरत पड़ता है G2 फेज में फॉर सेल डिवीजन, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले ही तैयार हो चुकी है, और उसमें मेजॉरिटी में जो तैयार होना था वो था डीएनए का रेप्लिकेशन, डबलिंग ऑफ डीएनए, ये कर चुका है। बहुत सारे एंजाइम से पहले ही बना चुका होता है,
बहुत सारे एंजाइम्स वो बाकी बचे हुए एंजाइम्स वो G2 फेज में तैयार करता है, जिनका की जरूरत पड़ेगा सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, तो फिर मटेरियल्स का जरूरत पड़ रहा है, इसलिए इस समय फिर गोल्जी एंड ER स्लाइट एक्टिव होंगे, इस फेज से ज्यादा एक्टिव दिखेगा, मोर एक्टिव देन एस फेज इन G2 फेज। और यही अगर पूछा जाए एम फेज, तो इनका तो हो गया, व्हाट अबाउट एम फेज? एम फेज सेल डिवीजन का फेज है, और इस समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये गायब हो जाएंगे, नहीं दिखाई पड़ेगी। एम फेज दे डिसअपियर, एम फेज के दौरान ये डिसअपियर हो जाएंगे। उसी तरह से what happens to the cell organelle like chloroplast, mitochondria, etc. during एम फेज? इस दौरान क्या होना चाहिए इनका? तो देखिए, अगर मेरा सारा जायदाद जब बंटने जा रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब क्या, सेल का सारा कंपोनेंट दो बराबर हिस्से में डिवाइड होने जा रहा है, और इस दौरान मेरा सारा जायदाद बिखरा पड़ा है, हमको खुद ही नहीं पता है मेरे पास कितना पैसा है, कहां कहां मेरा रखा हुआ है, तो हम बराबर बांट पाएंगे, जस्टिस होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरा जितना संपत्ति है सबका लेखा जोखा पहले कर ले, तब ना हम दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे। उसी तरीके से सेल की जितनी संपत्ति है वो उसके साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस तो बेचारा एक्सपैंड करता नहीं है, जहां है वही है, फैलता कौन है, साइटोप्लाज्म। इसलिए साइटोप्लाज्म को बांटने के पहले, सेल डिवीजन मतलब क्या, न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन दोनों, और देखे होंगे पहले न्यूक्लियर डिवीजन में 4 फेजेस रखे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और लास्ट में रखे साइटोकाइनेसिस। तो इन सब चीजों के लिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बराबर बराबर बटे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी संपत्ति है सबको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, और इसीलिए क्या होगा, ये सभी एक जगह इकट्ठे होंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा साइटोप्लाज्म का, जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगा ये दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए, चले गए कहीं, नो, दे आर देयर, but since the density of the cell is increasing, that is why they will disappear. So यहां क्या होगा, disappear due to increase in density of the cytoplasm. इसीलिए साइटोप्लाज्मिक डेंसिटी बढ़ जाने के कारण ये दिखाई नहीं देंगे, इस तरह के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं। और ये आपको बता दें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये तो बहुत फैले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ये दरअसल डिसॉल्व हो जाएंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, और सेल डिवीजन के बाद ये फिर से बनेंगे, पहले डिसॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा बहुत रहेगा, मैक्सिमम हिस्सा इसका डिसॉल्व हो जाएगा। और देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाने के पीछे यही रीजन था, समझाने के लिए ये बनते किनके वजह से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इन सब का ओरिजिन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले बना, उसी से गोल्जी बना, गोल्जी का जो वेसिकल्स है वो आ कहां से रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कौन से सरफेस पे, सिस सरफेस पे आके वो बढ़ता जा रहा था, और ट्रांस सरफेस से किसी को
ट्रांसमिट हो रहा था, है कि नहीं? तो ये जो है सेल डिवीजन के दौरान डिसॉल्व हो जाएंगे, ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे, और बनेंगे फिर कब? जब फिर से सेल डिवाइड करके अपना नया लाइफ शुरू करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्गेनेल्स बिहेव करते हैं। यहां तक लिखिए। अगर देखिए सेल डिवीजन में मेनली हम लोग को किस पे कॉन्सेंट्रेटेड रहना है अभी? न्यूक्लियस। कैसे बिहेव कर रहा है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी पहले। तो जीवन स्टेट में हम लोग एग्जांपल लेकर चलते हैं एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में क्या दिखाई देगा हम लोग को? सेंट्रोसोम दिखाई देगा, और इस फेज में तो गया नहीं, इसलिए सेंट्रोसोम अभी क्या होगा? एक होगा। दिस इज जीवन फेज। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं हम लोग 2 क्रोमोसोम लेके चलते हैं। ये 2 क्रोमोसोम, और प्रत्येक क्रोमोसोम का ये क्या है? क्रोमैटिन फाइबर, यानी क्रोमोसोम अभी क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में है। ठीक है, और ये हिस्सा क्या है? सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर है, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां है साइटोप्लाज्म। आप बोलिएगा न्यूक्लियस को कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दिखा दिए? हाँ, ताकि समझ सके इसके अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है। तो इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, आपको मेन चीज बताने के लिए कि देखिए अभी क्रोमोसोम ऐसे क्रोमैटिन फाइबर इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखिए तो अब ये अगर यहां से एस फेज की ओर जाता है, जीवन फेज से मूव करके अगर ये सेल एस फेज की ओर जाएगा, तो आपको क्या चेंजेस दिखने चाहिए? न्यूक्लियस लेवल पे, नॉट एट द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस लेवल पे क्या डिफरेंस दिखाई देगा? सेंट्रोसोम 2 हो जाएगा स्पेस पार करने के बाद। और इसमें ये वही 2 क्रोमोसोम है, लेकिन अभी क्रोमोसोम में क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 क्रोमैटिड्स, और ये है 1 क्रोमोसोम। ये हो गया अनदर क्रोमोसोम, और ये है 2 क्रोमैटिड्स। ये इसके 2 क्रोमैटिड। तो आपको यही चेंज नजर आएगा जीवन फेज और एस फेज में, कि इसका क्रोमोसोम अभी सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में था, अब डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन में दिखेगा। रीजन क्या है? डीएनए डबलिंग हो गया, राइट? पर डबल होने के बावजूद दोनों डीएनए के धागे कहां से आके जुड़े हैं? सेंट्रोमेयर से, इसीलिए गिनाएगा एक ही क्रोमोसोम। भले डीएनए कंटेंट डबल हो गया, पर क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, और दूसरा हम लोग को दिखाई देगा सेंट्रोसोम डबल हो गया। ठीक है, दिस इज स्पेस। ये है जीवन फेज
ये हो जाएगा एस फेज। कमेंट, देयर इज नो visual change between the nucleus of an animal cell in G2 phase and S phase। यानी कहने का मतलब है G2 फेज में एनिमल सेल का न्यूक्लियस जैसा दिखाई दे रहा है, एस फेज में भी उसका न्यूक्लियस वैसा ही दिखाई देगा। यानी हम एस फेज कम G2 फेज लिख दें, इसको कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों में हम लोग को इसी तरह का दिखाई देगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर G2 फेज का न्यूक्लियस है, G2 फेज के सेल को ड्रॉ करने के लिए कहे, हम लोग यही डायग्राम बना देंगे, बोथ आर सेम, या देयर इज नो चेंज, विजुअल चेंज दिखाई नहीं देगा, केमिकली तो होंगे बट देयर विल बी नो विजुअल चेंज, दिखेंगे नहीं। यहां तक पूरा कीजिए। अब हम लोग किधर पहुंच सकते हैं? जब G2 फेज पार कर गए तो हम लोग इस पे ये एम फेज में आएंगे, और एम फेज में पहला हिस्सा क्या होता है? प्रोफेज। ठीक है, तो हम लोग अपने समझने के लिए, ऐसे तो सब चीज एक साथ चल रहा होता है, पर अपने समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेज को भी दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है अर्ली प्रोफेज और एक है लेट प्रोफेज। यानी अर्ली प्रोफेज करने का मतलब हुआ G2 में से निकल के सेल जस्ट प्रोफेज में एंटर किया, और लेट प्रोफेज करने का मतलब है प्रोफेज पे रह गया, अब वो एग्जिट कर रहा है प्रोफेज से और जा रहा है मेटाफेज की ओर, अगले दौर पे। ठीक है, तो यहां से हम लोग एंटर कराते हैं, एस फेज और G2 फेज चूंकि सेम हो गया, तब लोग आते हैं किसमें? अर्ली प्रोफेज में। इसमें क्या होगा, ये जो सेंट्रोसोम है ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेगा। ठीक है, और ये जो है ये दोनों सेंट्रोसोम जिनसे जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, ये है एस्ट्रल रेज। और ये कंडीशन है सेपरेटिंग सेंट्रोसोम्स मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल क्या होगा? एक यहां तो एक यहां, तो इस तरफ जाने के प्रयास में है। ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएगा तभी ना दो कोना में जाके खड़ा होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। लीजिए, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो भी गायब होने लगता है, हल्का हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दें, यानी ये अब टूट रहा है। The nuclear membrane starts disappearing. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसका जो क्रोमोसोम है स्टार्ट कंडेंसिंग। क्रोमोसोम्स ये कंडेंस करना शुरू करेगा।
यानी अब ये और विजुअल होने लगेंगे और विजिबल होने लगेंगे, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, अर्ली प्रोफेस में ही याद है बताए थे फ्लावर पेटल शेप, ये फ्लावर पेटल शेप में आ जाएगा। क्रोमोसोम्स appearing in flower petal shape, ठीक है। तो काफी कंडेंस कर गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ज्यादा हल्का नजर आएगा, मोर फेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डिसअपेयर होना शुरू हुआ था और हल्का हो जाएगा और कम दिखेगा, और ये दोनों और ज्यादा दूर चला जाएगा, मोर सेपरेशन, दोनों के बीच में दूरी और बढ़ जाएगी। तो दे आर मूविंग मोर क्लोजर टू द ऑपोजिट पोल्स। ये सब होगा अर्ली प्रोफेस में। ये अर्ली प्रोफेस फर्स्ट कर दीजिए और इसको अर्ली प्रोफेस सेकंड कर दी, ठीक है। तो यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां आ गया, और इसके बाद जब ये लेट प्रोफेस में पहुंचेगा, यानी कि ये अब प्रोफेस को एग्जिट कर रहा है, उस समय आपको ये सेल कैसा नजर आएगा, ये ऑपोजिट एंड्स पे जा चुके होंगे, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका होगा और इससे स्पिंडल फाइबर एक्सटेंड करेगा और इससे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाएंगे। अब एक नया चीज इसमें अपीयर हुआ, यह है स्पिंडल फाइबर। ये भी स्पिंडल फाइबर है। तो स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है, क्रोमोसोम को अपने साथ अटैच कर रहा है। और क्रोमोसोम पढ़ाते समय बताए थे, जहां सेंट्रोमेयर होता है उसी पर प्लेट के शेप का प्रोटीन ऑपोजिट एंड्स पे आके जुड़ता है, इसे, है ना। एग्जांपल देते, जैसे मान लेते हैं दीवार है, दीवार के दोनों साइड में अगर क्लासरूम है तो इधर भी व्हाइट बोर्ड उधर भी व्हाइट बोर्ड, तो दीवार खुद हो गया सेंट्रोमेयर और दोनों तरफ का व्हाइट बोर्ड क्या हो गया, काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर से क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो रहे हैं। और स्पिंडल फाइबर बने हुए किसके हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के, ठीक। तो ये देख रहे हैं सेंट्रोसोम एट द ऑपोजिट पोल, ठीक है। और क्या देखते हैं, chromosomes are attached
with the spindle fiber। अब एक चीज यहां बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देना चाहिए या नहीं? एनी रीजन? अगर दिखेगा तो क्यों दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो क्यों नहीं दिखेगा? चलिए एक जवाब आया, स्पेस ज्यादा ले लेगा इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब होना चाहिए। और कोई? हर आंसर का कुछ लॉजिक हो सकता है, होना ही चाहिए, नो मैटर। आप अभी लर्निंग फेज में हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पर लॉजिक अप्लाई करना है, कारण आपको समझ के, कुछ तो कुछ कारण जिसके बेसिस पे आप आंसर दे रहे हैं वो होना चाहिए। वो लॉजिक अगर सही है तो आंसर सही होगा, अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो उसको सुधार देंगे। तो क्या होगा, इससे आपका सोचने का तरीका धीरे 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 अप्रोप्रिएट होता चला जाएगा, सही होगा। और सोचिए तो, इसको देखते हुए, इस डायग्राम को देखते हुए बताना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा या नहीं, अगर होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों। तो एस्ट्रल रेस के वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटना पड़ रहा है। चलिए एक और जवाब आया, और कोई? कोई आइडिया नहीं लग रहा है? हाँ, हाँ, तो उसी वजह से, बहुत सही। देखिए, सेंट्रोसोम कहाँ का हिस्सा है? आप सोचे सही है, पर उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, सही डायरेक्शन में था। सेंट्रोसोम कहाँ का हिस्सा है? न्यूक्लियस का हिस्सा है कि साइटोप्लाज्म का? साइटोप्लाज्म का। और क्रोमोसोम कहाँ रहने का वाला है, कहाँ का निवासी है? न्यूक्लियस का। सोचिए, साइटोप्लाज्म का मटेरियल किसी एक धागे के सहारे न्यूक्लियस के मटेरियल के साथ जुड़ जा रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप जानते हैं कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, किसी को एंटर एग्जिट करने नहीं देता। सिर्फ राइबोसोम प्रोटीन का, उसी का एक्सचेंज करता है। तो आपको लगता है स्पिंडल फाइबर को अंदर आने देगा? तो स्पिंडल फाइबर को अगर क्रोमोसोम अटैच नहीं कर पाएगा तो वो सेपरेट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और वो देखिएगा कैसे। तो इस काम को पूरा होने के लिए जो बाधा बन रहा है, जो हिंडरेंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दैट इज व्हाई द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज टू गो, उसे जाना होगा। and that is why nuclear membrane will not be present in the late prophase, क्योंकि अभी स्पिंडल फाइबर को किससे अटैच होना है? क्रोमोसोम से, जो कि न्यूक्लियस के अंदर का निवासी। समझ गए? इसीलिए हम लोग यहां और क्या कमेंट देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। पहले गायब होना शुरू हुआ, हल्का होना शुरू हुआ, उसके बाद और फेंट हो गया, उसके बाद टोटल डिसॉल्व हो गया। जिससे क्या हो गया, क्रोमोसोम आ गया साइटोप्लाज्म में, और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आने के बाद तब जाके इसको स्पिंडल फाइबर अटैच कर रहा है। अब एक चीज यहाँ पे और सोच लेना, हालांकि आपके बुक में इतना नहीं डिटेल है, पर आप जान के रखिए। सोचिए तो, अगर न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम को निकाल के साइटोप्लाज्म में रख दें तो वो क्रोमोसोम फंक्शनल होगा? एनी रीजन? इसलिए फंक्शनल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म में मटेरियल्स का कॉन्सेंट्रेशन और कंपोनेंट, और साइटोप्लाज्म में मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन और कंपोनेंट अलग होता है, डिफरेंस होगा, वो होगा। और वो क्रोमोसोम के प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर साइटोप्लाज्म में ढेर सारे प्रकार के आयंस होंगे, वो आयंस क्रोमोसोम को डिस्टर्ब कर सकता है, डीएनए के स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकता है। इसलिए क्रोमोसोम को अगर न्यूक्लियस में से निकाल के साइटोप्लाज्म में रखेंगे, वो उस हालत में काम नहीं करता। तो आप फिर पूछिएगा, तो यहां तो क्या किए हैं, साइटोप्लाज्म में तो रख दिए हैं, यहां कैसे फंक्शनल है, यहां कैसे काम कर रहा है? तो आपको बता दें, यहां काम नहीं कर रहा है, चुपचाप पड़ा हुआ है, ये भी डिवाइड होने के मूड में है, ये सारा एक्टिविटी बंद करके बैठा हुआ है।
तो फिर आप दूसरा सवाल पूछिएगा, तो इसके प्रोटेक्शन का क्या हुआ? क्या अब इसको आयंस डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे? कर सकते हैं, पर ये अपना प्रोटेक्शन लेकर आया है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ, उस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन का मटेरियल इसके ऊपर कवर बन के बैठा रहता है, एंड दैट कवर इज कॉल्ड पेलिकल। सो द क्रोमोसोम्स आर नेवर स्पेयर्ड अलोन, अकेला नहीं छोड़ा जाता। दे आर कवर्ड, प्रोटेक्टेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां तक इसके बारे में ये सोचता है, ये मेरा संपत्ति था, मेरा जिम्मेदारी था, अगर इसे हम छोड़ देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए हम इसे घेर कर प्रोटेक्शन देते रहेंगे, जस्ट लाइक द पेरेंट्स, है कि नहीं? तो दे आर वेरी पॉसेसिव, एंड दैट इज व्हाई दे आर कवरिंग द एंटायर स्ट्रक्चर with a protecting material, and that protecting material is called pellicle. So it is being covered by the pellicle for its protection, and there is the nuclear membrane material, और वहां चला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन material। ठीक है, अब राज खुला, ये कहां जाता है, क्या कर लेता है, दिस इज आउट। यहां तक लिखिए, उसके बाद एक दो सेंटेंसेस हम लोग को पूरा करना है। डायग्राम पहले पूरा कीजिए, सभी पूरा कर लिए यहां तक डायग्राम? देखिए, जैसा बताया है कि भाई प्रोफेस बहुत ही हैपनिंग स्टेजेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, अगर नहीं बना है तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिख लेंगे। इसको यही वाला कर रहे होंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको पूरा कर लीजिएगा, तब तक हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, पहला हम लोग को प्रोफेस में एक चीज मिल रहा है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे करके गायब हो रहा है, और हो ही गया, ये हुआ ना सारा चीज प्रोफेस में। दूसरा चीज हमको पता चला, क्रोमोसोम जब न्यूक्लियस के सेफ जोन में से निकल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई उपाय होना चाहिए, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे डिसॉल्व होके अपने आप को क्रोमोसोम के ऊपर फैला देता है, ताकि इसे साइटोप्लाज्म के आयनिक बैलेंस से, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से बचाया जा सके। दिस बीइंग सेफ देयर। थर्ड देखते हैं क्या, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है ऑपोजिट एंड से, ताकि ये खींचा जाए, क्योंकि इसे सेपरेट करना होगा। फोर्थ हम लोग देखते हैं, इसकी टेंडेंसी एक्चुअली रहती है इसको इस तरफ खींचने की और इसको इस तरफ खींचने की, ताकि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, एक हाइपोथेटिकल लाइन है, ये है सेंट्रल प्लेट या इक्वेटोरियल लाइन, ये सेल का बीचों बीच इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेट कर सकते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट है। जिसकी कोशिश होती है स्पिंडल फाइबर्स की कि क्रोमोसोम्स को लेके इक्वेटोरियल प्लेट पे ले आए, और जैसे ही कोशिश करना शुरू करेगा, इट ट्रांजिट्स फ्रॉम लेट प्रोफेस टू द मेटाफेस, समझ गए? और मेटाफेस का अंत होगा इक्वेटोरियल प्लेट पे आने के बाद। पहले कोशिश करेगा, फिर पूरा कर लेगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा लिखिए। इन द प्रोफेस, in the prophase of mitosis, in the prophase of mitosis, the nuclear membrane disappears, and then makes a protecting cover of, and then makes a protecting cover of the chromosomes, protecting cover of the chromosomes called pellicle. Pellicle, pellicle, called pellicle, protecting cover called pellicle. Next point, the chromosome movement to the cytoplasm,
the chromosome movement to the cytoplasm is required. The chromosome movement to the cytoplasm is required for chromosome movement to the cytoplasm is required for attachment of the spindle fiber with the kinetochore of the chromosome. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब होना इसलिए जरूरी है ताकि काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ सके. अगला पॉइंट, द सेंट्रोसोम्स, ये है सेंट्रोसोम, ये वाला द सेंट्रोसोम्स, ये लिखा होगा सेंट्रोसोम्स. द सेंट्रोसोम्स मूव टू द opposite poles. The centrosomes move to the opposite poles to organize the spindle fiber. हो गया यहां तक. अब आप उधर का पूरा कर लीजिए जिसका छूटा हुआ है. अब आगे के स्टेज में आएंगे. सुनिए, बैग बीच में रखिए और दोनों किनारे जाइए. तो बैग बीच में रखिए. हाँ, दोनों किनारे. खबरदार जो वहां पे टेक लगा के ऐसे करके संसा की तरह बैठे, सीधा बैठिएगा. अब है मेटाफेज. ये तो एज यूजुअल एस्ट्रल फाइबर्स रहेंगे, एस्ट्रल रेज. यह है इक्वेटोरियल प्लेट. ये सेंट्रोमेयर, राइट. सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ ये वाला डीएनए का धागा जो कि अपने आप को फ्लावर पेटल फॉर्म में दोनों किनारे से लाके मोड़ के जोड़ा. तो उसी तरह से ये भी है जो कि दोनों किनारा लाके यहाँ पे ऐड किया, अटैच किया, इसलिए ऐसा फुला हुआ लग रहा है. सेम हियर. ठीक है. तब देखिए तो उसमें और इसमें, लेट प्रोफेज और इस पेज में क्या अंतर दिख रहा है. केवल और केवल ये जो क्रोमोसोम्स हैं
ये सेंटर प्लेट पे यानी इक्वेटोरियल प्लेट पे एडजस्ट हो गए। और वो किस वजह से? क्योंकि वो देखिए ये ऊपर रह गया था इक्वेटोरियल प्लेट से, तो इसे नीचे की ओर ज्यादा खींचा गया, और ये नीचे रह गया था इसलिए ज्यादा ऊपर की ओर खींचा गया, तो जाके बैलेंस बना और सेंटर पे आके आ गया। ठीक है, ये क्या होंगे? स्पिंडल फाइबर, और ये चीज एस्ट्रल रेज रिप्रेजेंटेटिव है। क्रोमोसोम्स adjusted at the equatorial plate by spindle fibers। बाकी और कोई खास नयापन इसमें नहीं दिख रहा, और इसीलिए इसका नाम पड़ा मेटाफेज, सेंट्रल पार्ट है। एक चीज और, इन दिस स्टेज द chromosomes are clearly visible under light microscope। So it means that chromosomes are under maximum condensed state in मेटाफेज। खास बात क्या है? ये मेटाफेज वो स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स किसी भी सेल में, मतलब यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, बड़े आराम से लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत पतला और बहुत ही फैला हुआ है, पर जब तक ये जब एक जगह है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा तब तक इसे नोटिस करना बहुत मुश्किल है। तो लाइट माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कम है, पर सोचिए कम मैग्निफिकेशन से भी अगर आसानी से दिख रहा है, यानी इसने अपने आप को कितना कंडेंस किया। इसीलिए यहां लिखा गया दैट मीन्स क्रोमोसोम्स आर अंडर मैक्सिमम कंडेंस स्टेट इन मेटाफेज। और इसीलिए क्रोमोसोम की स्टडी के लिए मेटाफिजिक क्रोमोसोम चुना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे आसानी से और साफ साफ दिखता है, और किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल का जो पैटर्न होगा उसके साथ आप दूसरे का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। लिखिए इन द मेटाफेज, in the metaphase the chromosomes appear at the equatorial line chromosomes appear at the equatorial line, which is the biggest difference between which is the biggest difference between which is the biggest difference between state of chromosome
state of chromosome in metaphase and prophase. Biggest difference between the chromosome at metaphase and prophase. Anaphase. या देखिए इस डायग्राम से एनाफेज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कह रहा है क्या कि मेटाफेज में क्या था, सेंटर पे बैठा हुआ था और इसमें फोर्स ऑफ सेपरेशन स्पिंडल फाइबर की तरफ से लगातार लग रहा था। तो ये वाला हिस्सा स्पिंडल फाइबर का इधर खींचा रहा था, ये वाला इधर, ये इधर खींचा जा रहा था, ये इधर। नतीजा क्या होगा, ये सेंटर से ब्रेक कर गया। तो सेंटर से ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, दोनों दो हिस्से में बट गए, है ना, ये भी दोनों दो हिस्से में बट गए। नाउ वन सेंट्रोमेयर बिकम्स टू। पर जैसे देखिए अगर कोई चीज यहां रखा हुआ है, कपड़ा ही है फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको खींच कर ले जाइएगा, आपको लिए क्या लगता है, आपके आगे आगे कपड़ा जाएगा, आपके पीछे पीछे जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से ये खींच रहा है इसको, ये कॉन्ट्रैक्ट करके इस पोल की तरफ जा रहा है। When it is being pulled, the shape of the chromosome would be like this. It seems that it is not willing to, but it is being pulled towards the opposite end. इसीलिए इसका दोनों पेटल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर मूव किए हुए रहते हैं, क्योंकि इसे खींचा जा रहा है। तो ये लिंगर कर रहा है, ये पीछे है और ये हिस्सा सेंट्रोमेयर इसका आगे की तरफ रहता है। वही देखिए इसका भी सेंट्रोमेयर लीड कर रहा है, आगे की तरफ है, और इसका पिटल वाला हिस्सा पीछे की तरफ है, ट्रेल कर रहा है। ये प्रूफ करता है इसे खींचा जा रहा है, इसे खींचा जा रहा है इस तरफ। ठीक है, ये कंडीशन है ट्रेलिंग पिटल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, और ये है लीडिंग सेंट्रोमेयर टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ये भी है लीडिंग सेंट्रोमेयर टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए।